तो रसायन विज्ञान कक्षा 12 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ये क्लास हमारी डेली शाम को 7 बजे चलती है, जिसमें हम तमाम प्रकार के थ्योरी, न्यूमेरिकल और उसके क्वेश्चन आंसर सभी के ऊपर अच्छे से चर्चाएं करते हैं। यदि आप इस क्लास को मिस करते हैं और आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। तो हमारी जो है ना इलेक्ट्रोड विभव की क्लास, पिछली क्लास में हमने सीखा इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल की है, थ्योरी की, सब कुछ कर लिया। अब इसके आगे की ऊपर चर्चाएं करेंगे। हम आज सीखेंगे विद्युत अपघटनी और विद्युत अपघट, रासायनिक श्रेणी क्या होती है और बाकी तमाम चीज़ें जो भी आती हैं उनके ऊपर चर्चाएं करेंगे। तो अगली हेडिंग आते हैं विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन किसे कहा जाता है? तो हम लोग लिखते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन जो है ना हमारी हेडिंग है, इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। विद्युत धारा द्वारा, इसकी परिभाषा क्या होती है? विद्युत धारा द्वारा क्या लिखते हैं? विद्युत धारा, विद्युत धारा द्वारा, विद्युत धारा द्वारा और क्या होता है? किसी विद्युत अपघट्य के, किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य के, किसी विद्युत अपघट्य के क्या होता है? गलित या जलीय विलयन को क्या लिखते हैं? गलित या जलीय विलयन को, गलित या जलीय विलयन को विघटित कर देने की, विघटित कर देने की, विघटित कर देने की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या लिखते हैं? विद्युत धनायन कैथोड पर कौन सी चीजें होती हैं? अतः धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर, तथा ऋणायन एनोड पर क्या होता है? एनोड पर निक्षेपित होते हैं, निक्षेपित होते हैं। क्या करते हैं? निक्षेपित होते हैं, निक्षेपित होते हैं। ठीक है। तो इसके बाद में अगली हेडिंग, सबसे पहले आपको करना क्या है? क्लास का यही नियम है, रूल है कि आप पेन पेपर लेके बैठिए और चीज़ों को साथ में ही करने का प्रयास करें। ठीक है। तो अगली हेडिंग जो आपके सामने आती है, विद्युत अपघटन का उपयोग। तो ठीक है, तो विद्युत अपघटन का सबसे पहले प्रभाव देखते हैं। विद्युत अपघटन का प्रभाव क्या कहता है? इसके आगे हम लोग सीखेंगे कि और भी चीज़ें सीखेंगे। तो आगे हम लोग विद्युत अपघटन का प्रभाव क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है। तो हेडिंग होती है विद्युत अपघटन का प्रभाव। विद्युत अपघटन का प्रभाव। तो विद्युत अपघटन का प्रभाव क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यदि किसी विलयन में दो या दो से अधिक, क्या लिखते हैं इसकी परिभाषा? यदि किसी विलयन में दो या दो से अधिक, किसी विलयन में क्या करते हैं? दो या दो से अधिक धनायन या ऋणायन उपस्थित हों। क्या हो? धनायन या ऋणायन उपस्थित हों, धनायन या ऋणायन उपस्थित हों, तो उस विलयन का विद्युत अपघटन, तो उस विलयन का विद्युत अपघटन, उस विलयन का विद्युत अपघटन, ठीक है, उस विलयन का विद्युत अपघटन, ठीक है, उस विलयन का विद्युत अपघटन करने पर इलेक्ट्रोड पर,
करने पर इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोड पर क्या होता है। इलेक्ट्रोड पर केवल एक विशेष प्रकार का आयन ही मुक्त होता है। एक प्रकार का आयन ही मुक्त होता है। तो केवल एक प्रकार का ही आयन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन का ये प्रभाव होता है। ठीक है। अब अगली हेडिंग हम लोग कौन सी डालेंगे? विद्युत अपघटन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। ठीक है। तो विद्युत अपघटन के प्रयोग। तो अगली हेडिंग आपके सामने होने वाली है विद्युत अपघटन के प्रयोग। तो विद्युत अपघटन के प्रयोग। तो विद्युत अपघटन के प्रयोग कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चाएं करने वाले हैं। तो विद्युत अपघटन क्या होता है? धातुओं का संरक्षण से बचाने में नंबर 1 होता है धातुओं का संक्षारण से बचाने में इसका प्रयोग होता है। और नंबर 2 कहाँ पे इसका प्रयोग होता है? भारी जल। और भारी जल आपको पता होना चाहिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, इसको D2O लिखते हैं, के निर्माण में। अगले नंबर 3 पे क्या आता है? नंबर 3 पे आता है जल के विद्युत अपघटन से क्या आता है? जल के विद्युत अपघटन से H2 गैस जो H2 गैस होती है के निर्माण में ठीक है, इसका प्रयोग होता है। अगला नंबर 4 पे आता है विद्युत लेपन में। और 5 नंबर पे क्या आता है? लास्ट और लिख लेते हैं। 5 नंबर पे आता है कम क्रियाशील धातुओं जैसे कम क्रियाशील धातुओं कौन सी होती है? कम क्रियाशील धातुएं जैसे AO, CO, PB के शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आगे की चीज़ें हम लोग कौन सी देखते हैं, कौन सी चीज़ें आती हैं। अगली हेडिंग जो स्लाइड है आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा दी है, तो इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद उत्तर को निकालिए। तो क्या विद्युत अपघटनीय सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर। तो हेडिंग के अंतर्गत आता है विद्युत अपघटनीय सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर। तो एक तरफ डालेंगे विद्युत अपघटनीय सेल, दूसरी तरफ डालेंगे गैल्वेनिक सेल। तो अपघटनीय में क्या लिखते हैं? यह सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और गैल्वेनिक सेल क्या होती है? यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। फिर से विद्युत अपघटनीय सेल में आते हैं। इसमें स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। और गैल्वेनिक सेल में इसमें स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। तो आगे अगली हेडिंग आती है विद्युत अपघटनीय सेल। इसमें एनोड धनी इलेक्ट्रोड तथा कैथोड ऋणी इलेक्ट्रोड होता है। और गैल्वेनिक सेल इसमें एनोड ऋणी इलेक्ट्रोड तथा कैथोड धनी इलेक्ट्रोड होता है। तो इसमें विद्युत अपघटनीय सेल में पढ़ेंगे। इसमें एनोड धनी इसमें एक ही पात्र में
एक ही प्रकार के विद्युत अपघट्य में दोनों प्रकार के डूबे रहते हैं। तो आगे गैल्वेनिक में क्या होता है, इनमें दोनों इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में डूबे रहते हैं। तो विद्युत अपघटनी में क्या होता है, लवण सेतु की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु आवश्यक होता है। और विद्युत अपघटनी सेल में इसके लिए विद्युत ऊर्जा देनी होती है, और गैल्वेनिक सेल में इसमें विद्युत ऊर्जा नहीं देनी होती है। तो इस तरीके से ये स्लाइड आती है। आपके सामने कौन सी आती है, जिसका नाम है, जो आपकी स्क्रीन के सामने दे रखी है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसकी परिभाषा जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर दी गई है, इसको पढ़िए और कॉपी पे भी नोट डाउन करिए। यदि अर्धशेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई 1 मोलर यानी 1 यम, तापमान 25 डिग्री सी तथा दाब 1 वायुमंडल, तो ब्रैकेट में लिखना है, क्या ब्रैकेट में लिखना है, मानक परिस्थितियां ब्रैकेट बंद हो, यानी तापमान 25 डिग्री हो तो इलेक्ट्रोड विभव का मान इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे ई नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो सदैव याद रखना, इसे ई नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी सांद्रता जो है 1 यम होनी चाहिए, तापमान 25 डिग्री सी होना चाहिए, 1 वायुमंडल, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव बन जाता है। तो अगली हेडिंग आपके सामने है, जिसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे SHE कहते हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसको किस तरीके से हम लोग जानते हैं, तो इसको आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। यहाँ पे एक कांच की नली लगी होती है, तो किसकी नली लगी होती है, यहाँ पे एक कांच की नली लगी होती है, और एक पात्र जो है ना, एक पात्र दिया होता है, और यहाँ पे इसमें एक तार जो आप देख रहे हैं तार पड़ा होता है, तार किसका होता है, प्लेटिनम का तार होता है। और क्या होता है, यहाँ पे H2 गैस जो है ना, इस नली के रास्ते से बाहर निकलती है, और ये जो प्लेट सी दिख रही है, प्लेटी की प्लेट होती है, प्लेटिनम की प्लेट होती है, और इसमें विलयन जो है ना HCl का विलयन भरा होता है। अब आते हैं हेडिंग के ऊपर। अब हेडिंग आपके सामने है, हेडिंग क्या कहती है, मानक हाइड्रोजन विभव, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया, जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसकी संरचना जो है किस प्रकार से होती है, अब हेडिंग डालोगे, जो आपने अभी चित्र देखा है, इसकी संरचना के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। संरचना क्या कहती है, संरचना, एक पात्र में ऐसा HCl का विलयन भरते हैं, विलयन की सांद्रता 1 यम तथा तापमान 25 डिग्री सी होता है। इस विलयन में एकांक कांच की नली के द्वारा पीटी के तार से पीटी यानी प्लेटिनम की प्लेट लटकी रहती है, जो कि आप देख रहे हैं लटकी है ना, प्लेटिनम की तार जो है ना लटकी है यहाँ से। ठीक है, तो आगे क्या है, लटकी रहती है कांच की नली में। ठीक है, कांच की नली में एक एटीएम, एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट, एटीएम दाब H2 गैस जो है ना भरी होती है। तो आगे कार्यविधि देखते हैं, कार्यविधि क्या कहती है, कार्यविधि आपको हेडिंग डाल लेनी है, इसके अंतर्गत आपको लिखना है, जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है उसे SHE के बराबर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के बराबर में रखकर दोनों के बीच में एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं या जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर की माप को ही दिए गए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। अब नोट हेडिंग डालते हैं, नोट, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव हमेशा ही 0 होता है, अर्थात कैसा होता है, 0 होता है। तो इसके अगली हेडिंग आपके सामने आ चुकी है। अगली हेडिंग आपको कौन सी डालनी है, फैराडे
के विद्युत अपघटन का नियम, यानी फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। तो फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम आपको हेडिंग डालनी है। प्रथम नियम क्या कहता है? विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। तो इन्होंने बताया है सर ने, जो W होता है वो दोस्तों समानुपाती होता है किसके? W जो है ना समानुपाती होता है Q के। Q आवेश होता है और W यहाँ पे कार्य होता है। और क्या करते हैं, इस समानुपाती का निशान जो दे रखा है, इस समानुपाती के निशान को हटाने के लिए Z का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। ठीक है, तो इसे समानुपाती के निशान को हटाया तो W बराबर Z इंटू Q आ जाता है। ठीक है, और टोटल सूत्र जो Q होता है, आप जानते हैं कि Q जो होता है आवेश बराबर होता है I इंटू T। ठीक है, धारा गुणे समय। तो इसी सूत्र से अब हम लोग इसे भी ज्ञात करने का प्रयास कर लेते हैं। तो W बराबर हो जाता है Z मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक IT। तो इस तरीके से ये सूत्र आपके सामने बन जाता है। तो अगली हेडिंग कौन सी आपको डाल लेनी है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। कौन सी हेडिंग डालनी है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो इसके अंतर्गत क्या लिखना है? किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में 1 सेकंड में 1 AM धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इनका सर का जो दूसरा नियम है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। फैराडे जी ने जो दूसरा नियम दिया है वो क्या नियम कहता है, किस तरीके से हमें उसको पढ़ना होता है। तो हेडिंग में डाल लेना है फैराडे का द्वितीय नियम। जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकीय द्रव्यमानों या विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। तो W जो होता है भैया समानुपाती होता है E के, और W2 जो समानुपाती होता है W2 समानुपाती E2 के होता है। अब यहाँ पे समानुपाती का निशान जो है ना हटाने के लिए हम लोग स्थिरांक K का प्रयोग करते हैं, तो सेम कंडीशन W2 के साथ करते हैं। तो सूत्र क्या आपके सामने बनेगा? W1 जो है वो आप एक तरफ लिख लोगे और इसे एक तरफ। ठीक है, तो W1 एक तरफ और इसको एक तरफ लिख लोगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? W1 हो गया, और यहाँ पे K से K हो गया, इधर भी K का एक था इधर का, तो दोनों के K हमने छीन लिए, E1 E2 कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे सूत्र बन जाता है। तो फाइनल सूत्र W1 बराबर W2, W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2, और W का मान यहाँ पे आपको पता ही है कितना होता है, ZIT होता है। इस तरीके से विद्युत को फैराडे जी का नियम भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है, धराशायी हो जाता है। तो कल मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।